हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आपको तेजी से स्वागत करता हूं। आज और एक नया वीडियो लेके आए हैं कक्षा 10वीं के लिए। विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और पाठ 7। और बिना देरी किए चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न में कह रहा है दहन। दहन क्या है? कह रहा है किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उसे दहन कहते हैं। उसे दहन कहते हैं। एक में लिखे हैं जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। जैसे कागज, केरोसिन तेल, कपड़ा इत्यादि। समझ रहे हैं बातों को? चलिए, उसके बाद कह रहा है जो पदार्थ जलते नहीं हैं उसे अदहनशील या अज्वलनशील कहते हैं। चलिए, जो जलते नहीं हैं। उसके बाद तीसरा में कह रहा है जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उसे दहन का अपोषक कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि। उतारिए। चलिए, इससे आगे चलेंगे। इससे आगे क्या कह रहा है देखेंगे हम। कह रहा है दहन के लिए शर्तों को 3 भागों में बांटा गया है। दहन को कितने भागों में बांटा गया है? शर्तों के अनुसार 3 भागों में। एक में देखेंगे हम, कह रहा है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा कह रहा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा में कह रहा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। चलिए, हो गया क्लियर। पहला में देखेंगे हम, एक का देखेंगे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पहला वाला। ठीक, इसमें कह रहा है, एक में कह रहा है बालू, ईंट, शीशा, मिट्टी, पत्थर आदि को जलाने पर नहीं जलता है, उसे आदि को जलाने पर नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। किस चीज़ को जलाने पर नहीं जलता है? बालू, ईंट, शीशा, मिट्टी, पत्थर। उसके बाद दूसरा में देखेंगे पेट्रोल, स्पिरिट, कागज, पुआल, केरोसिन आदि को जलाने पर जल जाता है, उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। किसे? पेट्रोल, स्पिरिट, कागज क्या करता है? जल जाता है। उतारिए। चलिए, उसके बाद दूसरा देखेंगे। दो में क्या कर रहा है? दो में कह रहा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। एक हो गया है। दूसरा चलेंगे। दूसरा में है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। कह रहा है दहन की क्रिया के लिए हवा, दहन के क्रिया के लिए हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, अतः दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है। इसीलिए हवा को दहन का पोषक कहा जाता है। दहन का पोषक कहा जाता है किसको? हवा को। किसको? हवा को। चलिए, उसके बाद तीसरा देखेंगे हम। कह रहा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति कह रहा है जिस न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम मतलब कम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उतारिए। चलिए, इससे आगे चलेंगे। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला हम समझेंगे क्या है। कह रहा है इसमें मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प वायु या ऑक्सीजन में मिलकर ज्वाला उत्पन्न करता है।
उसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं, उसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। ज्वाला का रंग पीला होने के कारण यह है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाता है, वाष्प में मिश्रित हो जाता है। चलिए समझिए गए हैं, उतारिए। चलिए इससे आगे चलेंगे हम। यहाँ क्या लिखे हैं देखें, कड़ा मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में बांटा गया है। मोमबत्ती की ज्वाला होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला देखेंगे केंद्रीय मंडल, दूसरा देखेंगे प्रकाशमान मंडल और तीसरा देखेंगे प्रकाशहीन मंडल। कहने का अर्थ है जो सबसे निचले वाला रहता है वो क्या होता है? केंद्रीय मंडल। उससे ऊपर वाले क्या रहता है? प्रकाशमान मंडल। और उस सबसे ऊपर वाला जो रहता है क्या होता है? प्रकाशहीन मंडल, उसमें प्रकाश नहीं रहता है। चलिए उसके बाद देखेंगे, पहला देखेंगे कारण केंद्रीय मंडल, यह नीला होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, मतलब जल नहीं सकता है। जैसे आप उंगली दे देंगे उस भाग में तो जल नहीं सकता, केंद्रीय भाग में अगर उंगली दे दिया जाए तो जलेगा नहीं। पहला में देखेंगे केंद्रीय मंडल क्षेत्र में ताप सबसे कम रहता है, मतलब सबसे ताप कम रहेगा किस चीज में? केंद्रीय में, मतलब इस वाला में। उसके बाद लिखे हैं दूसरा में, केंद्रीय मंडल क्षेत्र में दिया सलाई की तिली नहीं जलती है। दिया सलाई की तिली नहीं जलती है मतलब कहने का अर्थ है अगर केंद्रीय मंडल में दिया तिली जो देंगे तो जल नहीं सकता है, उसको किस चीज में देना पड़ेगा? प्रकाशमान मंडल में। किस चीज में? प्रकाशमान मंडल में। तो चलिए उतारिए, इससे आगे फिर बताते हैं। चलिए आगे चलेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा में है क्या? प्रकाशमान मंडल। दूसरा क्या है? प्रकाशमान मंडल। एक पढ़ा दिए, दूसरा देखेंगे। अगर इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। उसके बाद एक में देखेंगे, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा? प्रकाशमान मंडल। उसमें का दूसरा देखेंगे, इसमें से पीला प्रकाश निकलता है, इसमें से क्या करता है? पीला प्रकाश निकलता है। तीसरा में देखेंगे, इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है, ज्वाला का जो ताप रहता है क्या रहता है? मृदुल रहता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या था? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल ये कह रहा है इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ठीक, उसके बाद कहा यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? प्रकाशहीन मंडल। चलिए समझ रहे हैं आप? तो क्या आप क्या है, अध्याय क्या हुआ? खत्म हो गया। अध्याय क्या हुआ? खत्म हो गया आपका। आप क्या करेंगे? हम गणित में लेकर आएंगे। गणित में कौन सा? गणित कौन सा? NCERT। ठीक, और इसमें क्या करेंगे? हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण चलेंगे। कौन सा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण चलेंगे। इसमें क्या चलेंगे? हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण चलेंगे। और हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।